नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगेनर क्लासेस में। और आज आप लोगों को सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि आज बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा आ सकती है क्योंकि ये वीडियो मैं डे में रिकॉर्ड कर रहा हूं। जब मैं नाइट में रिकॉर्ड करता हूं तो बैकग्राउंड नॉइज़ कम हो जाती है। और ये वीडियो मैं 7 नवंबर आज ही 7 नवंबर 12:20 पर रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है। अब देखते हैं ये कितनी लंबी हो सकती है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा, MSc जूलॉजी, और हम बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर 2024 वाले जो बच्चे MSc कर रहे हैं। और आज हम देखने वाले हैं पेपर सेकेंड जो है आपका एनिमल फिजियोलॉजी। और ये पेपर काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर आप पेपर फर्स्ट ही कराओगे, केवल नॉन का डेटा ही कराओगे, पेपर सेकंड कब कराओगे एनिमल फिजियोलॉजी के। तो काफ़ी बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर आप शॉर्ट आंसर जितने आपने अभी तक बताए हैं वो सारे एक ही वीडियो में बता दीजिए, जैसे कि 1 शॉर्ट वीडियो बना दीजिए। तो इतने सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। और इसमें मैं जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहली वाली वीडियो में बताए थे कि इतने क्वेश्चन इस पेपर से इंपॉर्टेंट बनेंगे, तो उन सभी के आंसर इस एक ही वीडियो में आपके कवर किए जाएंगे। ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो शॉर्ट आंसर हैं आपके इसी वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये MSc जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024 जो आपका 2024 में आने वाला है। और बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर एग्ज़ाम जल्दी आ गया है, मतलब 16 नवंबर से एग्ज़ाम है, आप सारे पेपर्स करा पाओगे कि नहीं करा पाओगे। तो वीडियो पर बने रहिए, आपको बीच में एक बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा और आप लोग भी कहोगे कि सर आपने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। पेपर सेकेंड हम देखेंगे एनिमल फिजियोलॉजी और ऑल इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ठीक है, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना प्लीज़, आपको कुछ खास मिलने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे, अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये हैं द्रौपदी देवी जिन्होंने कमेंट किया कि सर इसके क्वेश्चन भी अपलोड कर दीजिए। ठीक है, और ये हैं कुमारी स्वीटी, इन्होंने बोला थैंक यू ब्रो, क्लास बहुत हेल्पफुल रही है। ठीक है, अच्छी बात है। और द्रौपदी सर जी प्लीज़ बायोडाइवर्सिटी के लेक्चर प्रोवाइड करिए। ठीक है, तो देखिए मैं बहुत ही कोशिश करता हूँ। ठीक है, काफ़ी कुछ लगता है, मेरा भाई थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, वो PDF वगैरह बनाने लगा है तो मुझे थोड़ा आराम होने लगी है। तजीन सैफ़ी सर वीडियोस अपलोड ज़रूर कीजिएगा सभी पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, हम वीडियोस को समझकर PDF से देख लेंगे। तो आप बहुत अच्छा, मतलब आप लोग वीडियो ज़रूर देखा करो। वीडियो में थोड़ा थोड़ा आपको जो है साथ साथ में मैं बोलता चलता हूँ और आप लोग उस अपनी जो भी नोट्स बनाते हो उसमें देखा कीजिए। ठीक है, चलिए। और ये देखिए सर हमें कल ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अच्छी बात है। MSc देखो टेलीग्राम पे अभी क्या मैं कुछ डाल नहीं सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि PDF में थोड़ा मेहनत लगता है तो मैं बिल्कुल फ्री में तो नहीं दे सकता हूँ। और इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए, बीच में आपको एक इसी चीज़ को ले करके मैंने एक खुशखबरी दी है। ठीक है, तब तक आप अपने क्वेश्चंस को देखिए। और ये हैं स्वीटी सिंह, थैंक यू सर, बहुत जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी करूँगा सर। BSc ऑनर्स के सब्जेक्ट की भी वीडियो अपलोड, देखो BSc तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी MSc का मेरे पास इतना बर्डन है, इतने बच्चों को लेकर के चल रहा हूँ। तो BSc अगर अगली नेक्स्ट ईयर देखेंगे। फिर देखिए कौन है, रुखसाया सुल्तान। ठीक है सर, फोर्थ पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर जरूर सारे पेपर्स के मैं तो कराऊंगा, आप लोग कहीं मत जाइए और पे कर देंगे, बट प्लीज़ जल्दी चाहिए नोट्स। ओके ओके। और ये है खुशी सिंह, थैंक यू सो मच सर, आप ऐसे वीडियो बनाए प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जरूर पूरा देखना, इसमें कुछ खास चीज़ें आपको बीच में मिलने वाली है। MSc फर्स्ट पेपर का नॉन का डेटा। और ये सर इंग्लिश में नोट्स सेंड कर, देखिए इंग्लिश नहीं क्योंकि काफ़ी सारे ऑडियंस है वो हिंदी इंग्लिश मिक्स वाले चाहते हैं, तो मैं वैसे ही नोट्स बनाऊंगा, इंग्लिश में नहीं दे सकता। फिर है कार रिवॉल्यूशन, सर प्लीज़ 2-4 वीडियो अपलोड कीजिए। देखो मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन मेरे पास नेट की प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं नहीं कर पाता हूँ। 1.5 GB नेट में इतना नहीं हो पाता, 2-4 वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाएंगी। और मोहम्मद बिलाल कैसे मिलेगा PDF। ठीक है, तो आज इसी के बारे में बात करूँगा कि PDF आपको कैसे मिलेगी। थैंक यू सो मच ब्रो। कौन है, कुमारी स्वीटी। ठीक है, अस्मिता गंगवार, प्लीज़ एनिमल फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री बायोडाइवर्सिटी के नोट। ठीक है, मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगा। चलिए, तो मैंने जितने भी आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताए थे पेपर 2 जो आपका पेपर सेकंड है एनिमल फिजियोलॉजी, तो उसके मैं यहाँ पर आंसर आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो पाचन और अवशोषण में न्यूक्लिक एसिड्स की क्या भूमिका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आप लोग सही से बैठ जाइए, बाकायदा कमिटमेंट कर लीजिए कि इस वीडियो को पूरा देखना है और सर के साथ में ही नोट्स बनाने हैं।
तो अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए और मेरे साथ में बिल्कुल नोट्स बनाते चलिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आंसर नंबर 1 हेडिंग डालोगे आप लोग, आंसर नंबर 1, और इसमें भी आपकी जो मेन हेडिंग है वो है रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आप लोग लिखना स्टार्ट करिए। न्यूक्लिक एसिड्स जो डीएनए और आरएनए के रूप में पाए जाते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो न्यूक्लिक एसिड्स का मुख्य कार्य जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इनकोड करना और ट्रांसमिट करना है। हालांकि उनका पाचन और अवशोषण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, खासकर जब हम भोजन के माध्यम से इन्हें प्राप्त करते हैं। जब हम खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो ये न्यूक्लिक एसिड्स हमारे शरीर में पहुंचते हैं और इन्हें पाचन तंत्र में विश्लेषित किया जाता है। देखो ज़्यादा मैं यहाँ पर एम्फेसाइज नहीं करूँगा, बार बार बोल रहा हूँ, लैंग्वेज इतनी ईजी लिखी हुई है, आप लोग कुछ अपना दिमाग लगाइए और अपने आप समझने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपके जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होगा आपका जो, उसमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 4 करने होंगे, ठीक है, और लॉन्ग आपको 6 मिलेंगे जिसमें से आपको 3 करने होंगे। अगर आप लोगों को पेपर का पैटर्न नहीं पता है तो मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, सारे पेपर्स मैंने प्रीवियस ईयर के अपलोड किए हैं और उनको दिखाया भी है कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के होते हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वीडियोस आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो हेडिंग आपने डाल ली होगी, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो पाचन क्रिया में यानी डाइजेशन की प्रोसेस में न्यूक्लिक एसिड्स को एंजाइम्स द्वारा छोटे न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ा जाता है। मुख्य एंजाइम जैसे कि न्यूक्लियस जो पैनक्रियाज द्वारा सिक्रीट होते हैं, डीएनए और आरएनए को छोटे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स और फिर न्यूक्लियोटाइड्स में डिग्रेड करते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड फिर फर्दर डिग्रेड होते हैं जो कि न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट ग्रुप्स में टूट जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी एब्जॉर्प्शन। देखो ये 300 वर्ड में लिखा जाएगा, इसीलिए बहुत ही शॉर्ट आपको लिखाया गया है। तो एब्जॉर्प्शन हेडिंग डालकर उसमें लिखिए, एक बार न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में टूटने के बाद ये इंटेस्टाइन की दीवार से अवशोषित होते हैं। छोटी आंत की एपिथेलियल सेल्स में न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब्ड न्यूक्लियोटाइड्स का फिर से सिंथेसिस किया जा सकता है जो सेल्यूलर फंक्शंस और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सिग्निफिकेंस। इतनी जल्दी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मेरे ख्याल से ये 30 मिनट तक तो पहुँच ही जाएगी और फिर ये कम से कम 2 GB तक की बनेगी। इसको अपलोड करने में भी टाइम लगेगा और ये 7 नवंबर मतलब आज ही अपलोड हो रही है और मुझे आज ही इसको अपलोड भी करना है। आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज ही अपलोड करनी है। तो अभी देखते हैं कितना जल्दी मैं कर पा रहा हूँ। शाम तक तो आ ही जाएगी आप लोगों के पास में। कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसी रही, कंटेंट कैसा रहा, ठीक है। और बीच में खुशखबरी है आपके लिए, वीडियो को पूरा देखना। न्यूक्लिक एसिड्स सिग्निफिकेंस हेडिंग डालकर लिखिए, न्यूक्लिक एसिड्स की पाचन और अवशोषण से हमें आवश्यक नाइट्रोजिनस बेसेस जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल और राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर्स प्राप्त होते हैं। ये शरीर में न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए महत्वपूर्ण है जो डीएनए और आरएनए के नए स्ट्रैंड्स बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और सेल सिग्नलिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आप लोग कमेंट करके मुझे एक बार ये जरूर बताना कि नोट्स कैसे आप लोगों को लगते हैं। इस प्रकार न्यूक्लिक एसिड्स न केवल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के कैरियर्स होते हैं बल्कि ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के माध्यम से हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म और सेल्यूलर फंक्शंस को भी प्रभावित करते हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 2। तो देख लेते हैं 2 कौन सा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, डिफाइन होम्योस्टेसिस या होम्योस्टेसिस को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर नंबर आपका है 2 और आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टेसिस। चलिए फटाफट लिखना स्टार्ट करिए। होम्योस्टेसिस यानी हिंदी में इसको बोलते हैं समस्थैतिकता, एक जैसी कंडीशन को मेंटेन रखना, ठीक है। होम्योस्टेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर यानी जो जीवों के अंदर इंटरनल बैलेंस बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसका मतलब है कि जीवों के शरीर में विभिन्न फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स जैसे टेम्परेचर, पीएच, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और ग्लूकोज लेवल्स को स्थिर और संतुलित रखना। यह प्रक्रिया जीवों को उनके पर्यावरण के बदलते परिस्थितियों में भी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। यह लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह प्रक्रिया जो होम्योस्टेसिस है
जीवों को उनके पर्यावरण के बदलते परिस्थितियों में भी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। जैसे कि ह्यूमन की बॉडी होती है, जब सर्दी पड़ती है, अब देखो सर्दियों का मौसम आने वाला है, नवंबर में शायद सुबह सुबह की ठंड होने लगी है, जब पेल के सर्दी पड़ेगी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ेगी, लेकिन आप लोगों का जो बॉडी का टेम्परेचर वो 37 फिक्स है, अंदर का जो टेम्परेचर वो 37 ही रहेगा। तो ये सब कैसे होता है, ये हमारे अंदर होम्योस्टेसिस की प्रोसेस के द्वारा ही मेंटेन रहता है। क्योंकि बाहर तो आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी टेम्परेचर 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। मेरा मतलब कहने का है, ठीक है, इसको ज़्यादा मतलब डिटेल में मत ले लेना कि शून्य तो नहीं होता है, ठीक है। जैसे बता रहा हूँ काफ़ी ठंड पड़ती है तो कभी कभी आपने देखा 10, 11, 15, 16 ऐसे हो जाता है, लेकिन बॉडी का तो 37 रहता है। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू मेंटेन रहता है, तो ये रहता है होम्योस्टेसिस की प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, जो सेल्स के अंदर होती हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। ओके, तो होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए शरीर में विभिन्न रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं जो फीडबैक सिस्टम्स पर आधारित होते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के फीडबैक मैकेनिज्म्स होते हैं। तो पहली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए निगेटिव फीडबैक। यह सबसे सामान्य मैकेनिज्म है जहां किसी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर की वृद्धि एक काउंटरएक्टिंग रिस्पॉन्स को ट्रिगर करती है। उदाहरण के लिए यदि शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो हाइपोथैलेमस स्वीट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है ताकि शरीर के टेम्परेचर को कम किया जा सके। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए पॉजिटिव फीडबैक। इस मैकेनिज्म में एक फिजियोलॉजिकल चेंज एक और चेंज को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए चाइल्ड बर्थ के समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, जिससे चाइल्ड बर्थ की प्रक्रिया एक्सेलरेट होती है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो तो। और वैसे अगर पुराने स्टूडेंट है तो आप लोगों ने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया होगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करूँ पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आप लोग आसानी से उसको देख पाएँ। और एक कमेंट जरूर करना, ठीक है, कमेंट से क्या होता है कि मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियोस बनाने के लिए। तो होम्योस्टेसिस की इंपॉर्टेंस समझते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, ठीक है। अगर मैंने मैकेनिज्म बोल दिया तो सॉरी। इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, महत्व क्या है इसका, तो होम्योस्टेसिस का मुख्य उद्देश्य ऑर्गेनिजम्स के सेल्यूलर प्रोसेसेस को ऑप्टिमल रेंज में बनाए रखना है। यदि होम्योस्टेसिस डिसरप्टेड होता है, मतलब गड़बड़ा जाता है, तो ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस का कारण बन सकता है, जिससे डिजीज या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। उदाहरण के लिए डायबिटीज़ में इंसुलिन रेगुलेशन में असमानता होती है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एबनॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बिल्कुल ऐसे लिए हैं जो आपको आसानी से याद हो जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर है तो इसमें इतना ही लिखोगे, ज़्यादा नहीं लिखोगे। कंक्लूजन, होम्योस्टेसिस जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह ऑर्गेनिजम्स को उनके पर्यावरण के प्रभावों से बचाता है और उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। यह बायोलॉजिकल सिस्टम्स के स्थिरता और संतुलन को सुनिश्चित करता है, जो जीवों के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए, तो तीसरा कौन सा है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ आयन रेगुलेशन इन एक्सक्रीशन, यानी जो उत्सर्जन में आयन विनिमय का तंत्र क्या, हिंदी में बोलते हैं इसको। ये कह रहा है कि एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर, उसके अंदर आयन रेगुलेशन की मैकेनिज्म क्या है। चलिए इसको देखते हैं। तीसरा होम्योस्टेसिस हो चुका है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखने से पहले, उसका आंसर लिखने से पहले, जो भी हमारे यूट्यूब के मेंबर हैं, ठीक है, उन लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ हर वीडियो का 1 रुपया तो डाल दिया करो, जिससे मुझे लगेगा कि हाँ हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो स्टूडेंट हैं वो नीडी स्टूडेंट हैं और उनके पास हमारी वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल रहती है उन लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसका श्रेय मुझे दे सकते हो केवल 1 रुपया दे करके, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं मांगूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरी एक वीडियो पर 200, 250 या 300 व्यूज़ आ जाते हैं। अगर आप लोग 1-1 रुपया भी दोगे तो एक वीडियो से मैं 200-300 कमा लूँगा, जिससे थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए मैं मेहनत करने के लिए तत्पर भी रहूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना जो भी आप चलाते हो गूगल पे या फ़ोन पे, वहाँ पे जाइए और उसका स्कैनर पे आप क्लिक करिए, वहाँ पर गैलरी का ऑप्शन आएगा। जब आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो गैलरी पर उस QR कोड को सिलेक्ट करिए और पे कर दीजिए। आप 1 रुपया, मात्र 1 रुपया पे कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा सक्षम हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए जो कैपेबल हैं वो कर सकते हैं, वरना तो मैं अपना काम कर ही रहा हूँ, ठीक है।
बस मोटिवेशन आप लोगों से चाहिए। और बाच टाइम अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो, बाच टाइम कंप्लीट करा दो। सब्सक्राइबर तो आप लोगों ने कंप्लीट करवा दिए हैं, बाच टाइम और कंप्लीट करा दो, जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए तो तीसरा आंसर, तो यहाँ पर लिखा है आंसर नंबर 3, हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑफ आयन रेगुलेशन इन एक्सक्रीशन। तो लिखना स्टार्ट करिए। आयन रेगुलेशन एक्सक्रीशन के एक महत्वपूर्ण पहलू है जो ऑर्गेनिजम्स के शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। यह प्रक्रिया प्राइमरली किडनीज में होती है जो ब्लड प्लाज्मा से बेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्सेस आयंस को रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आयन रेगुलेशन का मुख्य उद्देश्य बॉडी फ्लूइड्स में आयन कॉन्सेंट्रेशंस को स्थिर रखना है ताकि सेल्यूलर फंक्शंस सामान्य रह सकें। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑफ आयन रेगुलेशन। तो आयन रेगुलेशन की प्रोसेस निम्नलिखित स्टेप्स में होती है, या आयन रेगुलेशन का प्रोसेस निम्नलिखित स्टेप्स में होता है। तो पहली स्टेप क्या है? फिल्ट्रेशन। हेडिंग डाल लीजिए फिल्ट्रेशन। तो ब्लड प्लाज्मा किडनीज के ग्लोमेरुलाई से फिल्टर्ड होता है। इस प्रक्रिया में छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर, आयंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये आयन है, और बेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे यूरिया फिल्ट्रेट में चले जाते हैं, जबकि लार्जर मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स ब्लड में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए दूसरी है रीएब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेट किडनीज के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में से गुजरता है जहां आयंस और अदर सब्सटेंसेस को सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब किया जाता है। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस का मेजर रीएब्जॉर्प्शन होता है। लूप ऑफ हेनले में वाटर और सोडियम क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन होता है, जिससे यूरिन कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरी हेडिंग डाल लीजिए सिक्रीशन। कुछ आयंस जैसे पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस को डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट्स में सिक्रेट किया जाता है। यह प्रक्रिया बॉडी की आवश्यकता के अनुसार आयंस की कॉन्सेंट्रेशंस को एडजस्ट करने में मदद करती है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए एक्सक्रीशन। अंत में रीएब्जॉर्ब्ड और सिक्रेटेड सब्सटेंसेस यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकलते हैं। इस यूरिन में आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल किया जाता है ताकि बॉडी फ्लूइड्स में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ आयन रेगुलेशन। तो आयन रेगुलेशन शरीर के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए महत्वपूर्ण है। यह मसल कॉन्ट्रैक्शंस, नर्व इम्पल्सेस और फ्लूइड बैलेंस को प्रभावित करता है। यदि आयन कॉन्सेंट्रेशंस एबनॉर्मल हो जाती है तो यह हेल्थ इश्यूज़ का कारण बन सकता है, जैसे हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, या हाइपोकैलिमिया, लो पोटेशियम लेवल्स। ओके, तो देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल आंसर लिख रहे हैं, तो इसको हम डिटेल में भी देख रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ये नोट्स आप लोगों के लिए रहेगा, आपको सिर्फ आंसर ही देखने हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये जो मैं क्वेश्चन और आंसर्स की वीडियोस देता हूँ ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बिल्कुल एमएससी का अभी कुछ पढ़ा ही नहीं, खोल कर ही नहीं देखा कि एमएससी में आखिर हमें पेपर कैसे देने हैं, लिखना क्या है। ठीक है, और जो कुछ बच्चे टॉपर टाइप के होते हैं तो उनको तो भाई डिटेल में मैं बोलूँगा पढ़ो भाई अपना। और अगर आप लोगों के लिए भी अगर हेल्पफुल है वीडियो तो आप लोग भी देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि वो बेचारे ना तो उनके पास नोट्स हैं ना इतने पैसे हैं जो कोचिंग ज्वाइन कर लें, तो उन लोगों के लिए एक क्वेश्चन सफिशिएंट है। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन की। तो आयन रेगुलेशन एक्सक्रीशन की एक क्रिटिकल प्रक्रिया है जो ऑर्गेनिजम्स के लिए इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने में सहायक होती है। ये किडनीज के फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन के मैकेनिज्म्स के माध्यम से होता है जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए आवश्यक है। ओके, लगभग 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। ओके, अभी खुशखबरी आपको मिलने ही वाली है। तो तीसरा हमने क्वेश्चन का भी आंसर देख लिया है, तो अब हम देखते हैं आंसर नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, क्योंकि क्वेश्चन भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स एंड देयर फंक्शंस। श्वसन वर्णक क्या होते हैं और उनका कार्य क्या है। ओके, तो आंसर नंबर 4, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स एंड देयर फंक्शंस। ओके, चलिए, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स विशेष प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑक्सीजन को बाइंड करने और ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता रखते हैं। ये पिगमेंट्स ऑर्गेनिजम्स के ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स में पाए जाते हैं और रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स में हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड हीमोसाइनिन शामिल होते हैं। तो सबसे पहली आप लोग हेडिंग डाल लीजिए हीमोग्लोबिन। तो यह सबसे प्रचलित रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो वर्टिब्रेट्स जैसे कि ह्यूमंस में पाया जाता है।
हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज में उपस्थित होता है और ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जिनमें आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप्स होते हैं। आयरन मतलब जो आपका Fe होता है, ठीक है। आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप्स होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सेचुरेट हो जाता है तो इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है जो ब्राइट रेड कलर देता है। ओके, नेक्स्ट देखिए मायोग्लोबिन। यह मसल टिश्यूज़ में पाया जाने वाला एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। तो ये हम पिगमेंट की देख रहे हैं, जो आपके रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं ये हम पिगमेंट की हेडिंग देख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं। तो ये मसल टिश्यू में पाया जाने वाला एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन के सिमिलर होता है, लेकिन इसमें केवल एक हीम ग्रुप होता है, केवल एक ही हीम ग्रुप होता है जो इसे हायर एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बनाता है। यह विशेषता मसल्स को लंबे समय तक ऑक्सीजन सप्लाई करने में मदद करती है, विशेषकर जब एक्टिविटी अधिक हो। तीसरा जो पिगमेंट है आपका हीमोसाइनिन। ये एक कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो आर्थ्रोपोड्स जैसे कि क्रैब्स, स्पाइडर्स और मोलस्कस जैसे ऑक्टोपसस में पाया जाता है। हीमोसाइनिन का रंग ब्लू होता है। जब ये ऑक्सीजन से बाइंड करता है ये ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में होता है। तो जो खुशखबरी थी जिसका आप लोगों का बेसब्री से इंतजार हो, जिसके लिए आप लोगों ने मेरी वीडियोस को यहाँ तक देखा है, तो एक बच्चा है जिसका नाम शायद ईमेल पे लिखा था मोहम्मद बिलाल, उसने मुझे पैसे पे किए हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस नंबर पे अपना मुझे मैसेज करिए। देखिए प्लीज़ कोई भी कॉल मत करना, सिर्फ मैसेज करना। व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे मैसेज करना, और जिसको भी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसकी अगर PDF चाहिए तो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, लेकिन उसका कुछ अमाउंट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेरा छोटा भाई बहुत मेहनत करता है, वो उस PDF को क्रिएट करता है, ठीक है। जितना भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसकी PDF बनाई है उसने, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं होगा जितना आप मेरे साथ साथ लिखो, तो आप लोग क्या करिए उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसके कुछ पेज आपको मिल जाएंगे, हाथ में आप उसको रखिए और मेरा लेक्चर देखिए, ठीक है। तो आपको बहुत जल्दी समझ में भी आएगा और आपका टाइम भी बचेगा। तो आप लोग बायोगेनर क्लासेस नाम से मेरा सेव कर लेना, और नंबर है 63 98 72 55 87 6398725587। इस पर आप मुझे मैसेज करना, और जिसको PDF चाहिए तो प्लीज़ जो आपका एक पेपर होता है, जैसे अब मैं नॉन कार्डेटा जो फर्स्ट पेपर था उसकी तो PDF नहीं बना पाया, लेकिन जो आपका सेकेंड पेपर है इसके शॉर्ट और लॉन्ग पेपर, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर दोनों ही मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो एक पेपर आपको 100 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। आपको पे करना है 100 रुपये, तो आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आंसर मिलेंगे। अगर आप 50 रुपये पे करोगे तो आपको केवल शॉर्ट आंसर ही मिलेंगे, ओके। तो आप लोग जो भी मतलब जो बच्चे फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो वो यूट्यूब पर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग 1 रुपये पे कीजिए। लेकिन जिसको नोट्स चाहिए, जो अपना प्रिंट आउट निकलवा सकता है, जो कैपेबल है, तो वो मुझे 50 रुपये पे कर सकता है, उसको मैं शॉर्ट आंसर दूंगा। अगर आप पूरे 100 करोगे तो आपको दोनों मिलेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मिलेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, पहला फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। मुख्य कार्य ऑक्सीजन को लंग्स या गिल्स से टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करना है। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। यह CO2 को टिश्यू से लंग्स या गिल्स तक ले जाने में भी मदद करता है। फिर आता है बफरिंग एक्शन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स ब्लड pH को मेंटेन करने में मदद करते हैं, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए महत्वपूर्ण है। चौथा फंक्शन है स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। मायोग्लोबिन मसल्स में ऑक्सीजन को स्टोर करता है, जिससे मसल्स को आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन मिल सके, ओके। चलिए तो कंक्लूजन क्या निकल के आया है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं। इनका सही कार्य फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को बनाए रखने और एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और हीमोसाइनिन जैसे पिगमेंट्स के माध्यम से ऑर्गेनिजम्स अपने मेटाबॉलिक नीड्स को पूरा करते हैं, जिससे उनके सर्वाइवल में सहायता मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, 5वां देख लेते हैं। तो 5वां आपका है कि व्हाट इज़ द कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल जैसा मैं आपको बता दूं आपको वैसा ही लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 5वां आपका है कार्डियक साइकिल। तो आप लोग हेडिंग डालिए आंसर नंबर 5 और आपकी है कार्डियक साइकिल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कार्डियक साइकिल एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें हार्ट के चैम्बर्स यानी एट्रिया और वेंट्रिकल्स एक व्यवस्थित तरीके से सिकुड़ते और फैलते हैं। यह चक्र हार्ट की धड़कन के दौरान होता है और आमतौर पर इसकी अवधि लगभग 0.8 सेकेंड होती है, जब हार्ट एक सामान्य गति 70 से 75 बीट्स पर मिनट पर कार्य करता है।
कार्डियक साइकिल को मुख्य रूप से 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है, सिस्टोल और डायस्टोल। तो पहली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए सिस्टोल। तो यह चरण तब शुरू होता है जब हार्ट के वेंट्रिकल्स और एट्रिया सिकुड़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, पहले एट्रियल सिस्टोल होती है जिसमें एट्रिया सिकुड़ते हैं और ब्लड वेंट्रिकल्स में भरते हैं। तीसरा पॉइंट, इसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होती है जिसमें वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं और रक्त को एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में पंप करते हैं। चौथा है पॉइंट, इस प्रक्रिया के दौरान एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व यानी जिसके अंदर मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वो बंद हो जाता है ताकि ब्लड वेंट्रिकल से वापस एट्रिया में ना जा सके, और सेमी ल्यूनर वाल्व, एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व खुले रहते हैं ताकि रक्त आर्टरीज में प्रभावित हो सके। नेक्स्ट है स्टेज डायस्टोल। यह चरण हार्ट के रिलैक्सेशन का समय है जिसमें हार्ट चैम्बर्स धीरे धीरे रक्त से भरते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पहले वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं और एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व खुल जाते हैं जिससे ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में वापस आता है। फिर एट्रिया भी रिलैक्स होते हैं और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि ब्लड वेंट्रिकल्स में भर नहीं जाता। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट का हर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ब्लड को शरीर में सही ढंग से पंप करने में मदद करता है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन्स और टिश्यूज तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पुनः ऑक्सीजन के लिए भेजता है। कार्डियक साइकिल का सही कार्य एक स्वस्थ सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कंक्लूजन, कार्डियक साइकिल का अध्ययन कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी में महत्वपूर्ण है। यह समझने से हमें यह पता चलता है कि हार्ट कैसे काम करता है और किस प्रकार से रक्त संचार प्रणाली का संचालन होता है। यह प्रक्रिया हार्ट डिजीज के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में भी सहायक होती है। तो इस तरह से आपने 5 क्वेश्चन के आंसर आपने पूरी तरह से देख लिया। उम्मीद है अभी तक भी आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ भूल गए हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ओके, चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं क्या था। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पायरेशन। बाह्य और आंतरिक श्वसन को समझाइए। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन हम इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं। कहाँ पर है? तो 6, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर आंसर नंबर 6। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल लीजिए एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पायरेशन। ठीक है, कभी कभी रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं, रेस्पायरेशन भी बोल देते हैं। तो रेस्पायरेशन यानी श्वसन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो जीवों में ऊर्जा उत्पादन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए आवश्यक है। इसे मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन और इंटरनल रेस्पायरेशन। दोनों प्रक्रियाएं ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में मदद करती हैं। हेडिंग डाल लीजिए एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को वातावरण से लिया जाता है यानी एटमॉस्फेयर से लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया मुख्यतः फेफड़ों यानी लंग्स में होती है और इसमें निम्नलिखित स्टेप्स शामिल होती हैं, चरण शामिल होते हैं। तो पहला है वेंटिलेशन। हेडिंग डाल लीजिए वेंटिलेशन, छोटी सी इसी के अंदर एक्सटर्नल रेस्पायरेशन के अंदर। यह प्रक्रिया वायुमार्ग यानी एयरवे के माध्यम से हवा का प्रवेश और निकास है। इसमें इनहेलेशन यानी श्वास लेना और एक्सहेलेशन श्वास छोड़ना शामिल होता है। नेक्स्ट है गैस एक्सचेंज। यह प्रक्रिया एल्वियोला यानी फेफड़ों की छोटी वायु कोशिकाओं में होती है। यहाँ ऑक्सीजन रक्त में डिफ्यूजेज होती है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से एल्वियोलाई में डिफ्यूजेज होकर बाहर निकल जाती है। तीसरी डाल लीजिए हेडिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। एक बार जब ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है तो ये हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड होकर या बाइंड होकर शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त में परिवहन किया जाता है ताकि इसे फेफड़ों तक पहुंचाया जा सके। अगला है आपका इंटरनल रेस्पायरेशन। ठीक है, तो इंटरनल रेस्पायरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग शरीर की कोशिकाओं द्वारा एनर्जी उत्पादन के लिए किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। पहला स्टेप है इसका ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन। शरीर की कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग एरोबिक रेस्पायरेशन के दौरान एटीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बनाने के लिए करती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक बाय प्रोडक्ट के रूप में उत्पन्न होता है। इसके अंदर ही आपका दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। कोशिकाएं उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में छोड़ देती हैं जहां से ये ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से फेफड़ों की ओर जाती हैं। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से फेफड़ों की ओर जाती है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पायरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन वातावरण से ऑक्सीजन का परिवहन करता है जबकि इंटरनल
रेस्पिरेशन कोशिकाओं में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है। दोनों प्रक्रियाएं मिलकर शरीर के सभी अंगों को ऊर्जा प्रदान करती हैं जिससे वे ठीक से कार्य कर सकें। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन के बीच का अंतर यह है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वातावरण और फेफड़ों के बीच गैस एक्सचेंज को संदर्भित करता है या शो करता है, जबकि इंटरनल रेस्पिरेशन कोशिकाओं में ऑक्सीजन के उपयोग और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को संदर्भित करता है या प्रदर्शित करता है। ये दोनों प्रक्रियाएं जीवन के लिए आवश्यक हैं और शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। मांसपेशी ऊतकों के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, या मांसपेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। चलिए 7 नंबर का आंसर हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा आपका आंसर नंबर 7। हेडिंग डाल लीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू बॉडी में मूवमेंट, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के मसल टिश्यू होते हैं, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। हर एक का अपना अलग स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे स्केलेटल मसल। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। स्केलेटल मसल्स को स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि इनमें विजिबल स्ट्राइप्स या स्ट्रिएशंस होती हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी हर सेल में कई न्यूक्लियाई होते हैं। इसका फंक्शन क्या है। ये मसल्स बोन्स से जुड़े होते हैं और वॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बॉडी को वेरियस एक्शंस परफॉर्म करने, पोस्चर मेंटेन करने और हीट जनरेट करने में मदद करते हैं। वॉलेंट्री मूवमेंट्स का मतलब जो आप अपनी इच्छा से मूवमेंट करते हो, हाथ को ऊपर उठा सकते हो, नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्केलेटल मसल्स होती हैं वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए। इसका एग्जाम्पल है बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और अन्य मसल्स जो स्केलेटन से जुड़े होते हैं। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बच्चे जानते होंगे, जो जिम लवर होते हैं, ठीक है, जो जिम वगैरह करते हैं, ठीक है। तो कार्डियक मसल को देख लेते हैं। दूसरा है आपका, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। कार्डियक मसल भी स्ट्रिएटेड होता है लेकिन ये इनवॉलेंट्री होता है और इसमें टिपिकली एक न्यूक्लियस होता है। सेल्स इंटरकैलेटेड डिस्क्स के माध्यम से जुड़े होते हैं जिससे सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शंस संभव होते हैं। इसका फंक्शन क्या है। यह मसल्स हार्ट की वाल्स में पाया जाता है और ब्लड को पूरे शरीर में पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी कॉन्ट्रैक्शंस इनवॉलेंट्री होती है, मतलब ये कॉन्शियसनेस कंट्रोल में नहीं होती है। मतलब ये मसल्स ऐसी होती हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगी। इनमें मूवमेंट आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। अगर आपकी इच्छा के अनुसार होता तो हार्ट कब का रुक गया होता। पता लगा आप थक गए, आपने हार्ट को रोक दिया तो आप खत्म हो जाते हैं। इसीलिए जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं। वो अपने शरीर की फिजियोलॉजी के आधार से जब से बच्चा पैदा हो जाता है तब से वो चलती रहती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है इसका हार्ट का मसल टिश्यू। अब बात करते हैं स्मूथ मसल। स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी। स्मूथ मसल नॉन स्ट्रेटेड होता है और इसमें इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिनमें एक न्यूक्लियस होता है। इनकी स्ट्राइप्ड अपीयरेंस नहीं होती है। फंक्शन क्या है इनका। मसल्स भी जो आपकी स्मूथ मसल्स हैं ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं और विभिन्न इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं जैसे इंटेस्टाइन्स, ब्लड वेसल्स और ब्लैडर। ये इन ऑर्गन्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करते हैं। इसका एग्जांपल है इंटेस्टाइन्स और ब्लड वेसल्स की वाल्स में पाए जाने वाले मसल्स। कंक्लूजन, हर टाइप का मसल टिश्यू अपने यूनिक स्ट्रक्चर और फंक्शन के साथ बॉडी की विभिन्न फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए आवश्यक है। स्केलेटल मसल वॉलेंट्री मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करता है। कार्डियक मसल हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करता है और स्मूथ मसल इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ये सभी मसल टिश्यूज मिलकर ह्यूमन बॉडी की ओवरऑल फंक्शनैलिटी और डायनामिक्स में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि नोट्स कैसे हैं, ठीक है। मैं बार बार पूछता हूँ क्योंकि इनको प्रिपेयर करने में बहुत मेहनत लगती है और मैं ज़्यादातर देर रात तक जगता हूँ क्योंकि रात का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिन में काम करता हूँ तो घर का भी काम करना पड़ता है, तो ये काम ऐसा होता है जो मुझे बिल्कुल एकांत में करना होता है, ठीक है। बार बार डिस्टर्बेंस इसमें क्रिएट हो तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं रात को ही प्रेफर करता हूँ। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, आप लोगों को डरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। चलिए आंसर नंबर 8 ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये रहा, तो ये है आपकी स्क्रीन पर आंसर नंबर 8 यानी एक्शन पोटेंशियल। हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है जो न्यूरॉन्स और मसल सेल्स में उत्पन्न होता है। ये एक सडन रैपिड चेंज है मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो एक न्यूरॉन को स्टिमुलाई के प्रति प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता है।
एक्शन पोटेंशियल के माध्यम से इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स के बीच ट्रांसमिट होती हैं और ये विभिन्न फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो एक्शन पोटेंशियल होता है ये आपका नर्वस सिस्टम से लिया गया है टॉपिक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्शन पोटेंशियल का मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं, हेडिंग डाल लीजिए। तो एक्शन पोटेंशियल की जो प्रक्रिया है रेस्टिंग पोटेंशियल से शुरू होती है, जहां न्यूरॉन का इंटीरियर निगेटिवली चार्ज्ड होता है लगभग -70 मिलीवोल्ट कंपेरेटिव टू द आउटसाइड। ठीक है, बाहर की तुलना में इसका जो इंटीरियर होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है लगभग -70 मिलीवोल्ट। जब एक सफिशिएंट स्टिमुलस मिलता है तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं। इससे सोडियम आयंस न्यूरॉन के अंदर रस करते हैं, जिससे इंटीरियर का चार्ज पॉजिटिव यानी डीपोलराइजेशन हो जाता है। यह डीपोलराइजेशन थ्रेशोल्ड पोटेंशियल लगभग -55 मिलीवोल्ट को पार करता है, जिससे एक्शन पोटेंशियल का रैपिड फेज शुरू होता है। इसके बाद सोडियम चैनल्स बंद हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल्स खुल जाते हैं। इससे पोटेशियम आयंस न्यूरॉन के बाहर निकलते हैं, जिससे इंटीरियर का चार्ज फिर से निगेटिव यानी रीपोलराइजेशन हो जाता है। इस फेज के बाद एक आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन फेज भी होता है, जिसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग पोटेंशियल से नीचे चला जाता है। तो अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल एक लोकल चेंज के रूप में शुरू होता है और एडजेसेंट रीजन्स में प्रोपगेट होता है। यह साल्टेटरी कंडक्शन के माध्यम से भी तेजी से स्प्रेड होता है, जहां एक्शन पोटेंशियल्स माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में नोड्स ऑफ रेनवीर के बीच में कूदता है। तो इसका अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस। तो एक्शन पोटेंशियल का मुख्य कार्य नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना। यह मसल कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करने में भी मदद करता है, जैसे कार्डियक मसल में जहां ये हार्ट बीट को कोऑर्डिनेट करता है। ओवरऑल एक्शन पोटेंशियल्स जीवन के विभिन्न फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में इंटीग्रल रोल प्ले करते हैं। चलिए इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। एक्शन पोटेंशियल एक वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो न्यूरल कम्युनिकेशन और मसल फंक्शन के लिए आवश्यक है। ये एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जो आयंस के मूवमेंट पर आधारित है और ये हमारे नर्वस सिस्टम के कार्य करने के तरीके को समझने में मदद करता है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर शायद 8 था वो आपका कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को फिर से मैं बता दूं कि बैकग्राउंड नॉइस आ सकती है क्योंकि आज ये वीडियो डे में रिकॉर्ड हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या है उसको देख लेते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैकेनोरिसेप्टर्स। मैकेनोरिसेप्टर्स का क्या कार्य होता है या क्या कार्य है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ढूंढते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो ये रहा आपका आंसर नंबर 9। तो फंक्शन ऑफ मैकेनोरिसेप्टर्स। ओके, तो मैकेनोरिसेप्टर्स एक प्रकार के सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो मैकेनिकल स्टिमुलाई जैसे कि प्रेशर, वाइब्रेशन और टच का जवाब देते हैं। ये रिसेप्टर्स विभिन्न बायोलॉजिकल सिस्टम्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें प्राइमरली स्किन, मसल्स, टेंडन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स में पाया जाता है। मैकेनोरिसेप्टर्स की प्रमुख फंक्शंस निम्नलिखित हैं। कौन कौन से इनका मेन फंक्शन है उसको देख लेते हैं। तो पहला है इनका टच सेंसेशन। जब आपको कोई टच करता है, ठीक है, तो मैकेनोरिसेप्टर्स स्किन में पाए जाते हैं जो टेक्टाइल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। ये रिसेप्टर्स हमारी स्किन पर हल्के टच, प्रेशर और टेक्सचर के प्रति संवेदनशील होते हैं। उदाहरण के लिए मिजनर्स कॉर्पसल्स और मार्केल सेल्स विशेष रूप से लाइट टच और टेक्सचर की परसेप्शन में मदद करते हैं। सेकेंड हेडिंग डालिए, प्रोप्रियोसेप्शन। तो मैकेनोरिसेप्टर्स मांसपेशियों और टेंडन्स में भी होते हैं जो बॉडी पोजीशन और मूवमेंट को समझने में मदद करते हैं। ये रिसेप्टर्स जिन्हें मसल, स्पिंडल्स और गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स कहा जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल्स भेजते हैं जिससे हमें अपने लिम्स की स्थिति और मूवमेंट का पता चलता है। ये प्रोप्रियोसेप्शन हमें बॉडी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने और बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है। थर्ड हेडिंग है आपकी हियरिंग। मैकेनोरिसेप्टर्स ऑडिटरी सिस्टम में भी महत्वपूर्ण है। कोक्लिया में हेयर सेल्स वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करते हैं जो साउंड वेव्स के रूप में होते हैं। ये वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं जो ऑडिटरी नर्व के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचते हैं, जिससे हमें साउंड परसेप्शन होती है। चौथा है वाइब्रेशन डिटेक्शन। तो मैकेनोरिसेप्टर्स जैसे कि पेसिनियन कार्पसल्स रैपिड वाइब्रेशंस और डीप प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। ये रिसेप्टर्स हमें ऐसे स्टिमुलाई के प्रति प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
5वीं हेडिंग डालिए बैरो रिसेप्शन। तो मैकेनो रिसेप्टर्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी कार्य करते हैं। बैरो रिसेप्टर्स जो ब्लड वेसल्स की वाल्स में पाए जाते हैं, ब्लड प्रेशर में चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल्स भेजते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में मदद मिलती है। तो अब हम बात करेंगे इसके कंक्लूजन की। तो मैकेनो रिसेप्टर्स का कार्य हमारे सेंसरी सिस्टम्स में बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने और अपनी बॉडी पोजीशन और मूवमेंट को समझने में सक्षम बनाते हैं। इनके सही कार्य करने से हम डेली एक्टिविटी जैसे कि चलना, सुनना और टच महसूस करना में सक्षम होते हैं। चलिए, तो इस तरह से आपने शायद 9 क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो 10 आपका है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्या भूमिका होती है। तो आंसर नंबर 10 देखते हैं। तो आंसर नंबर 10 है आपका रोल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हेडिंग डाल लीजिए रोल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक प्रकार के स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं और उन्हें ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं। ये हार्मोन्स शरीर के विभिन्न फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की मुख्य भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। तो पहली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए हार्मोनल रेगुलेशन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स विभिन्न हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं जो मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मूड जैसे प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। उदाहरण के लिए थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जबकि एड्रिनल ग्लैंड्स एड्रिनेलिन और कार्टिसोल हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स में मदद करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होम्योस्टेसिस, शरीर के अंदर स्थिरता बनाए रखना, ठीक है, होम्योस्टेसिस यही होती है ना, अभी हमने जब आंसर देखा था। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होम्योस्टेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हार्मोन्स बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस जैसे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए पैनक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन करता है जो ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है। तीसरी हेडिंग डाल लीजिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंडोक्राइन हार्मोन्स ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी सहायक होते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है बॉडी ग्रोथ और सेल रिप्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा सेक्स हार्मोन्स जैसे ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं। चौथा है आपका रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। हेडिंग डाल लीजिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। तो ये आपको लिखना है रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, ये हेडिंग डालकर फिर आपको लिखना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। गोनेड्स जैसे टेस्टिस और ओवरीज रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं जो फर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल साइकिल और सेक्सुअल फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ये हार्मोन्स गैमीट प्रोडक्शन और सेक्सुअल डिफरेंशिएशन में भी महत्वपूर्ण होते हैं। 5वीं हेडिंग डालोगे रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स विशेष रूप से एड्रिनल ग्लैंड्स स्ट्रेस के दौरान हार्मोन्स रिलीज करते हैं। एड्रिनलिन यानी इसको हम एफिनेफ्रिन भी बोलते हैं, एड्रिनेलिन हार्मोन इसको हम एफिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और कार्टिसोल जैसे हार्मोन्स शरीर को फाइट और फाइट रिस्पॉन्स में सहायता करते हैं जिससे एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं और शरीर को स्ट्रेसर्स के प्रति प्रतिक्रिया करने में मदद मिलती है। अब हम इसका कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो कंक्लूजन में लिखा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का कार्य शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हार्मोन्स के माध्यम से विभिन्न फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं जिससे होम्योस्टेसिस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और स्ट्रेस रिस्पॉन्स संभव हो पाते हैं। इन ग्लैंड्स का सही कार्य करना शरीर की ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग के लिए आवश्यक है। तो प्लीज़ अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हो तो थोड़ी सी वीडियो और बची है जिसमें हम एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे, इसके बाद में ये हमारी वीडियो फिनिश हो जाएगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है बचा हुआ शायद 11 होगा। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन है इस शॉर्ट आंसर का, पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी का। व्हाट आर द सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तनाव के द्वितीयक प्रभाव क्या होते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी देख लेते हैं और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है। तो आंसर नंबर आपका 11 है सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। सॉरी, कट गया है ये। सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, तनाव के द्वितीयक प्रभाव। तो स्ट्रेस एक नेचुरल प्रोसेस है जो विभिन्न फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस को ट्रिगर करता है। जब स्ट्रेस क्रोनिक या एक्सेसिव हो जाता है तो इसके सेकेंडरी इफेक्ट शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर विभिन्न तरीके से प्रभाव डाल सकते हैं। इन सेकेंडरी इफेक्ट्स में निम्नलिखित शामिल हैं। तो कौन कौन
हमारे सेकेंडरी इफेक्ट्स होते हैं उसको देख लेते हैं जब तनाव ज़्यादा होता है व्यक्ति को। तो पहला है फिजिकल हेल्थ इश्यूज। क्रोनिक स्ट्रेस शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकता है जिससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसे क्रोनिक कंडीशंस का रिस्क बढ़ता है। स्ट्रेस के कारण इम्यून सिस्टम वीकन हो सकता है जिससे इन्फेक्शंस का रिस्क भी बढ़ जाता है। सेकेंड है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। स्ट्रेस का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी सिग्निफिकेंट होता है। यह एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन और पैनिक अटैक्स को बढ़ा सकता है। लंबे समय तक स्ट्रेस में रहने से मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियां और गंभीर हो सकती हैं। तीसरा है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। तो स्ट्रेस डाइजेस्टिव सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है जिससे कंडीशंस जैसे इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, IBS, इंडाइजेशन और एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं। स्ट्रेस के कारण एपेटाइट में भी बदलाव आ सकते हैं जिससे ओवर रेटिंग या अंडर रेटिंग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फोर्थ हेडिंग है स्लीप डिस्टर्बेंसेस। तो स्लीप जो स्ट्रेस होती है वो स्लीप पैटर्न्स को भी प्रभावित कर सकता है जिससे इंसोम्निया या पुअर स्लीप क्वालिटी हो सकती है। पर्याप्त नींद की कमी से डे टाइम फटीग, इरिटेबिलिटी और कॉन्जाइटिव फंक्शन में कमी आ सकती है। पांचवा है बिहेवियरल चेंजेस। स्ट्रेस के कारण इंडिविजुअल्स में बिहेवियरल चेंजेस आ सकते हैं जैसे सब्सटेंस एब्यूज यानी अल्कोहल, ड्रग्स, सोशल विथड्रॉल और अनहेल्दी कॉपिंग मैकेनिज्म्स जैसे बिंज ईटिंग। ये बिहेवियर्स लॉन्ग टर्म हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तो 6 है आपका इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप्स। क्रोनिक स्ट्रेस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को भी प्रभावित कर सकता है। स्ट्रेस के कारण इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स और कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज हो सकती हैं जो फैमिली और सोशल रिलेशनशिप्स में तनाव पैदा कर सकती है। 7वीं हेडिंग है आपकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। स्ट्रेस कॉग्निटिव फंक्शन को प्रभावित कर सकता है जिससे कंसंट्रेशन, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग में कठिनाई हो सकती है। यह परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को भी प्रभावित कर सकता है। अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में लिखा है स्ट्रेस के सेकेंडरी इफेक्ट्स व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं। इन प्रभावों को समझना और उन्हें मैनेज करने के लिए इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज अपनाना आवश्यक है। उचित स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे माइंडफुलनेस, एक्सरसाइज और थेरेपी इन सेकेंडरी इफेक्ट्स को कम करने में मदद कर सकते हैं और ओवरऑल वेलबींग को बनाए रख सकते हैं। तो इस तरह से आपके टोटल जो सेकेंड पेपर एनिमल फिजियोलॉजी के 11 क्वेश्चंस थे उनके आंसर मैंने इस एक ही वीडियो में आपको बता दिए हैं। और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो बच्चों ने पहले जब मैंने एक वीडियो बनाई थी पेपर फर्स्ट की शॉर्ट आंसर्स की तो मैंने बीच में कह दिया था कि वीडियो लंबी हो गई है तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं करा। तो काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर वीडियो लंबी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप बनाओ। तो इस बार मैंने एक ही वीडियो में सारे आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा और कम्प्लीटली वॉच किया है इसको। तो आप लोगों को वेरी वेरी थैंक यू कहना चाहूँगा। और इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करना जो मैंने नंबर आपको वीडियो के बीच में दिखाया था। और कॉल मत करना कोई भी लोग, सिर्फ मैसेज करना, ठीक है, अन्यथा मैं उठाऊंगा नहीं। सिर्फ मैसेज करना। और पूरा पेपर आपको चाहिए तो 100 रुपये पे करने पड़ेंगे और अगर आपको केवल शॉर्ट चाहिए तो 50 और केवल लॉन्ग चाहिए तो 50। एक पेपर के पूरे आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के शॉर्ट आंसर के साथ में जो कि है आपका सेल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, शायद बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी इस तरह से सीक्वेंस है जो आपका तीसरा पेपर है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।